प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्या है? इसके हिसाब से जैसे आपको देखने को मिल रहा है, गति के तीसरे नियम के हिसाब से जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाती है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान किंतु दिशा में विपरीत होते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि माना आपने कोई कार्य किया, माना आप किसी संदूक को धक्का दे रहे हैं। अब एक बॉक्स को आप धक्का दे रहे हैं, बॉक्स को आपने धक्का दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉक्स भी आप पर उतना ही बल लगा रहा है। इस प्रकार के बल को हमने कहा था पिछली बार कि एक घर्षण बल लगता है जो बॉक्स के तल के और पृथ्वी के द्वारा आपस में लगाया जाता है। तो जब भी हम किसी वस्तु पर एक बल लगाते हैं तो वस्तु भी हम पर विपरीत दिशा में उतना ही बल आरोपित करती है। तो इस प्रकार के बलों को क्रिया प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। यानी हर बल की एक प्रतिक्रिया होती है। जब भी हम किसी चीज़ पर एक बल लगाते हैं तो वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में हमारे ऊपर लगाती है। इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा मतलब बल कभी जो है अकेला नहीं रह सकता, यानी एकल बल कभी भी अस्तित्व में नहीं रह सकते। कभी हम नहीं कह सकते कि एकल बल होती है कोई चीज़। जैसे कि किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता। यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी एक बल एक परिमाण में त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य कर रहे होते हैं। यानी क्यों नहीं कर पाते त्वरण? दोनों वस्तुएं करती भी हैं, कहीं पर आपको त्वरण दिखता भी है, कहीं पर नहीं भी दिखता है। यानी दूसरी वस्तु हिलती भी दिखती है, नहीं भी दिखती है। तो इस प्रकार के बल क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पर एक बंदूक दिख रही है और बंदूक द्वारा एक गोली का चलना दिखाया गया है। तो जब ये गोली शेल के अंदर रहेगी, जो गोली आपको दिख रही है, जब ये यहाँ से टारगेट की जाती है और यहाँ से दबाया जाता है इसका ट्रिगर, तो ये गोली आगे की ओर जाती है। आगे की ओर क्यों जाती है? क्योंकि ट्रिगर ने पीछे से उसको, ट्रिगर जब हमने ऑन किया तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो अंदर रखा बारूद होता है वो जलने लगता है। तो ये गोली अपने पीछे वाले क्षेत्र से बहुत सारी गैस उत्पन्न करती है। ये गैस क्या करती है? ये गैस पीछे टकराती है। किस जगह पर? इस जगह पर, बंदूक की नली के अंत सिरे पर टकराती है। और बदले में ये गैस किसको, इस बंदूक की जो गोली है उसको विपरीत बल लगाती है, जिससे कि ये बंदूक तो पीछे की ओर आ जाती है परंतु गोली आगे की ओर चली जाती है। तो दो तरह के बल आपको एक साथ इसमें दिखाई दे रहे होंगे। फिर से देखें एक बार यहाँ पर कि यहाँ पर एक बंदूक जो है वो फायर की गई है, बंदूक से गोली फायर की गई है। जब ये गोली जलेगी या गोली में जो है इग्निशन होगा, ताप बनेगा फायर करने की वजह से, तो ये गैस रिलीज़ करेगी। जिसे आपको दिखाया गया है गैस जा रही है, तो ये गैस जो है गोली के अंत सिरे पर टकराएगी, बंदूक के अंत सिरे पर, बंदूक की नली के अंत सिरे पर टकराएगी। बदले में जो ये धुआं निकलेगा, जो बारूद के जलने के कारण जो धुआं निकलता है, वो धुआं एक विपरीत बल आरोपित करता है गोली के ऊपर। तो गोली में क्या आ जाता है? त्वरण आ जाता है, यानी गोली त्वरित हो जाती है। और बंदूक जो है वो रिकॉइल करती है, यानी पीछे की ओर चली जाती है। तो कभी भी आपने देखा होगा बंदूक जब चलाई जाती है तो पीछे की ओर एक झटका लगता है। वो झटका क्यों लगता है? क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है कि एक व्यक्ति नाव से उतरना चाह रहा है। तो क्या होगा बच्चों इस केस में? जब वो व्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म पे उतरना चाहेगा तो वो बल लगाएगा पीछे को, और बदले में नाव उस पर कहाँ की ओर बल लगाएगी? आगे की ओर। तो इस प्रकार से व्यक्ति ने पीछे की ओर बल लगाया तो नाव ने जो है उस पर आगे की ओर बल लगाया। इस प्रकार बने बलों को हम कहते हैं, इस प्रकार बल युग्मों को हम कहते हैं क्या? क्रिया प्रतिक्रिया बल। तो यहाँ पर दो गति दिख रही हैं, मनुष्य की आगे की ओर गति और नाव की पीछे की ओर गति। तो यहाँ पर जो है त्वरित गति जो है वो देखने को मिल रही है आपको, परंतु विपरीत दिशाओं में देखने को मिल रही है, इसीलिए इनको क्रिया प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। जैसे कि एक केस है आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक बच्चा स्केटिंग करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दो बच्चे पहिए वाली गाड़ी पर, या यहाँ पर एक दूसरा क्रियाकलाप दिखाया गया है जिसमें कि आप पहचान सके क्रिया प्रतिक्रिया बल कैसे कार्य करता है। जैसे यहाँ पर आपको
क्रिया प्रतिक्रिया का मान पता करने के लिए कहा गया है। तो कैसे पता किया आपने लगाया एक कमानीदार तुला का इस्तेमाल किया। ये जो तुला होती है, कमानी मतलब इसमें स्प्रिंग लगा होता है और इसमें भी स्प्रिंग लगा है। लास्ट में 2 हुक्स हैं, इन हुकों को आपस में जोड़ दिया गया और एक दूसरे से हिला दिया गया, मिला दिया गया। अब क्या किया गया, जब इनको पता किया गया, दोबारा से इन हुक्स को देखा गया, तो ये जो हुक है ये आपस में जुड़े होने के कारण इन कमानीदार तुलाओं को खींचा गया। तो पाया गया कि जितना बल एक स्प्रिंग पर लग रहा है उतना ही बल दूसरी स्प्रिंग बैलेंस पर भी लग रहा है, दोनों पर समान बल लग रहा है। इसका मतलब ये स्प्रिंग बैलेंस तो इसको इधर खींचने का कार्य कर रहा है, परंतु ये विपरीत दिशा में, ये स्प्रिंग बैलेंस इधर वाला इसको इधर की तरफ बल लगा रहा है, तो विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं। तो एक क्रिया बल है और दूसरा प्रतिक्रिया बल है। क्रिया बल इस सिरे से लगाया जा रहा है और प्रतिक्रिया बल इस वाले से लगाया जा रहा है, इसके द्वारा क्रिया बल लगाया जा रहा है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल आपस में लगे होते हैं। ये जो है प्रतिक्रिया बल लगाता है, तो ये कौन सा बल लगा रहा है, क्रिया बल, परंतु मान दोनों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हमें देखने को मिलती है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल हमारे प्रकृति में अवश्य पाए जाते हैं। तो इसका मतलब कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है। और इन क्रियाकलापों द्वारा हम ये देख ही सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, गोली के चलने से या बोट पर जब आप उतर रहे होते हैं उसकी स्थिति में, या आप बस से भी उतरे होंगे उस स्थिति में भी आपने देखा होगा कि आप तो आगे को गति प्राप्त कर लेते हैं परंतु बस अपनी जगह पर रह जाती है। तो बस भी बदले में आप जब बस पर बल लगाते हैं पीछे से अपने पैरों से, तो आप तो आगे चले जाते हैं परंतु बस जो है वो वापस नहीं हिल पाती इतना, क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह हम जो है देख सकते हैं जीवन में कि क्रिया प्रतिक्रिया बल अत्यधिक मात्रा में आपको देखने को मिलता है, चाहे आप अपने दैनिक जीवन में उसको आप अनुभव कर सकते हैं। अगला है संवेग संरक्षण किसको कहते हैं। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग, m/v को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग क्या कहा जाता है। यहाँ पर एक चित्र आपको दिया गया है, इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 2 बॉलें हैं। पहली बॉल माना बॉल A है और बॉल B है। अब एक पहली बॉल का द्रव्यमान ma है, दूसरी बॉल का द्रव्यमान mb है और दोनों जो हैं अलग अलग वेग से चल रही है। इसका प्रारंभिक वेग ua है, इसका प्रारंभिक वेग ub है। अलग अलग प्रारंभिक वेग है टक्कर से पहले। फिर ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं, यानी A वाली बॉल B बॉल से टकरा जाती है। तो एक बल तो लगेगा A से B की ओर, तो एक प्रतिक्रिया बल भी लगेगा B से A की ओर। इसके बदले में क्या होगा कि थोड़ा वेग जो है A वाली का बदल जाएगा और थोड़ा वेग B वाली का बदल जाएगा। माना A वाली का बदला हुआ वेग VA है और इसका VB है। तो इस तरह नए वेग हमारे पास प्राप्त हो गए। पहला UA UB था, अब VA VB था, अंतिम वेग जिन्हों हम कहेंगे। तो इस तरह हम पाते हैं कि जब 2 वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनके वेग में परिवर्तन होता है, क्योंकि उन पर एक विपरीत बल कार्य कर रहे होते हैं। विपरीत बलों के कारण वो अलग अलग गति से, जो उनकी पहले की गति होती है वो गति परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब उनका वेग बदल जाता है, और बच्चों जब भी वेग बदलता है तो उसको हम कहते हैं संवेग परिवर्तन। तो इस प्रकार अगर हम इस सूत्र को लिखना चाहेंगे तो गति के तृतीय नियम के हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे कि टकराने से पहले जो है इनका संवेग क्या रहा होगा। टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग। तो बच्चों टकराने से पहले इसका संवेग रहा होगा ma/ua, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। इसका रहा होगा mb/v/ub, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक, टकराने के बाद ma/va, जैसे कि स्थिति में दिख रहा है आपको, टकराने से पहले का संवेग इन दोनों का गुणनफल, किन दोनों का, इन दोनों का गुणनफल धन इन दोनों का गुणनफल, और टकराने के बाद करिए इन दोनों का गुणनफल धन इन दोनों का गुणनफल। तो इस तरह हम पाते हैं जब हम इस सूत्र में एक सूत्र विकसित करते हैं इससे, कि कुल संवेग जो होगा वो ma/ua धन mb/v/ub बराबर ma/va धन mv/vb होगा, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो हम पाते हैं कि टकराने से पहले का संवेग टकराने के बाद के संवेग के योगफल के बराबर होता है।
यानी टकराने से पहले जितना संवेग था दोनों का उसको जोड़ो, और टकराने के बाद जितना संवेग था उसको जोड़ो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इससे क्या होता है, इसका मतलब ये है कि संवेग वस्तु का कभी भी नहीं बदलता है। अगर एक वस्तु का वेग बदल रहा है तो दूसरे का कम हो जाएगा, और दूसरे का बदल रहा है तो पहले का कम हो जाएगा। इस प्रकार इस नियम को कहा जाता है संवेग संरक्षण का नियम। इसे हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। जैसे कि आप जो है बहुत सारे केसेस में ऐसे देखते होंगे, इसे हम देखते हैं बहुत सारे केसेस में हम ऐसे देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे, थोड़ा नीचे करेंगे। तो यहाँ पे पहले एक नियम पढ़ लें। इसका मतलब ये है, इस प्रयोग के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद समान रहता है, जबकि उन पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। अब एक उदाहरण हम यहाँ पर देख लें। उदाहरण आपको दिखाया गया है कि एक व्यक्ति बंदूक की गोली फायर करता है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया है कि एक व्यक्ति द्वारा, उदाहरण संख्या 6.2 9.6 हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 किलोग्राम की एक पिस्टल है, उससे 20 ग्राम की एक गोली को फायर किया जाता है जो 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चली जाती है, छोड़ी जाती है गोली। तो पिस्टल कितने वेग से पीछे हटेगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो मान दे रखे हैं वो ये हैं कि गोली का द्रव्यमान, इसको हम m1 मान ले, यानी पहला द्रव्यमान मान ले, तो 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम को 1000 से भाग देंगे, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो 1000 से भाग देने पर कितने अंक पहले, 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। तो 3 अंक हो गए, 1 2 और 3 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, 0.2। तो इस तरह 0.2 किलोग्राम हो गया। पिस्टन का द्रव्यमान आपको देखने को मिल रहा है, वो है 2 किलोग्राम। पिस्टन का प्रारंभिक वेग u1 है और गोली का प्रारंभिक वेग u1 है, और पिस्टन जो है, पिस्टल जो आपने यूज़ की है उसका u2 है। दोनों शून्य हैं क्योंकि दोनों पहले हिल नहीं रही होती हैं। जब गोली फायर की जाती है तभी दोनों हिलती हैं। जैसे फिर क्या हुआ, तो कुल वेग जो है वो 0 है, यानी u1 और u2 दोनों जो है वो 0, u1 माइनस u2 दोनों 0 हैं। गोली का अंतिम वेग तो आ गया 150, यानी v1 हमें पता हो गया। अब हमें v2 निकालना है। v2 मतलब बंदूक किस वेग से चलेगी। तो हमारा नियम क्या था, द्रव्यमान गुणा संवेग, यानी द्रव्यमान गुणा वेग क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो इस स्थिति में कैसे निकाला हमने इसको कि गोली की दिशा बाएं से दाएं परिपाटी के अनुसार धनात्मक ली गई है। माना कि पिस्टल का प्रक्षेपित वेग u है, v है। गोली छूटने के पहले गोली तथा पिस्टल का कुल संवेग कितना होगा, सूत्र के हिसाब से क्या होना चाहिए था, सूत्र ये कहता था m1, अगर इसको हम दो तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको करने जाएं तो हमें मालूम है कि m1 u1 प्लस m2 u2 क्या हुआ गोली के छूटने से पहले। तो m1 तो कितना था 0.02, u1 कितना था 0 था, क्योंकि प्रारंभिक वेग गोली का भी 0 था और उसका द्रव्यमान इतना था, धन m2 कितना था 2 kg, परंतु उसका वेग भी क्या था 0 था। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 से गुणा करोगे 0 उत्तर आएगा, यहाँ पे भी 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, 0 और 0 जोड़ने पर कुल कितना हो जाएगा 0। यानी इसका प्रारंभिक संवेग जो है वो 0 था, यानी गोली और बंदूक का प्रारंभिक संवेग जो है वो 0 था। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, गोली छूटने से पहले 0 संवेग आया। गोली छूटने के बाद क्या हाल रहा होगा, गोली छूटने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है, गोली छूटने के बाद गोली का द्रव्यमान गुणा गया उसका संवेग, यानी 0.02 गुणा गया 150, धन में लिया हमने उसको। तो बंदूक का क्या होगा 2 किलोग्राम गुणा उसका वेग, जो हमें पता करना है, जो हमें पता नहीं है। तो इसका गुणा, इन दोनों का गुणा करने पर तो आया 3, और इन दोनों का गुणा करने पर आया 2v। तो नियम के हिसाब से 3 धन 2v कुल मिला के पहले का संवेग और बाद का संवेग 0 होना चाहिए। 3 धन 2v बराबर 0 होना चाहिए। तो आगे हम इसको हल करेंगे अगर गणित की दृष्टि से, तो
3 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2v बराबर 0 ऋण 3। तो 2v बराबर ऋण 3, v बराबर ऋण 3/2। तो v का मान आ जाएगा ऋण 1.5। तो यानी जो बंदूक होगी उस पे झटका लगेगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से। और ऋण का चिन्ह का मतलब हो गया उल्टी दिशा में, यानी जिधर गोली जा रही होगी उसके उल्टा उसको बल लगेगा। यानी गोली तो आगे को जाएगी पर बंदूक पर बल कहाँ को लगेगा, पीछे को, प्रतिक्रिया बल उस पर पीछे को लगेगा। तो ये जो है संवेग संरक्षण के नियम का अनुप्रयोग है। आपको गणित के सवालों में इसका इस्तेमाल कैसे करना है यहाँ पर दिखाया गया है। बाकी प्रश्न करने का आप प्रयास करेंगे और फिर कक्षा में जब हम आएंगे तो उस टाइम पर आपको समझा दिया जाएगा।